यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी करेंगे सीटेट के पेपर फर्स्ट की हम प्रिपरेशन करेंगे। जो आपका ऑनलाइन आपका पेपर हुआ था पेपर फर्स्ट, जो 31 दिसंबर 2021 में आपका पेपर हुआ था, तो 31 दिसंबर 2021 का ये आपका पेपर है। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन आता है आपका कि बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सी वो स्टेटमेंट है जो ट्रू स्टेटमेंट आपके दी गई है। तो ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। तो बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है तो उसका जो सामाजिक संदर्भ आपका होता है उससे वो अफेक्टेड आपका होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन सेकंड क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूलन सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो गतिक कौशल जो है उसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा। तो एग्जाम्पल है इसका पहला ऑप्शन फर्स्ट दोस्तों के साथ दौड़ना, रोंग। ऑप्शन सेकंड एक धागे में मोती पिरोना, राइट। ऑप्शन थर्ड सीढ़ियाँ चढ़ना, रोंग। ऑप्शन फोर्थ खरगोश की तरह फुदकना, रोंग। तो कैसे, यानी एक धागे में मोती पिरोना, जैसे धागा होता है और धागे में क्या, जो माला आपकी होती है, माला के अंदर जो धागा रहता है उस धागे में मोती पिरोना। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णतः आनुवांशिक है। तो कौन सी आनुवांशिक आपकी होगी। तो आनुवांशिक इसमें पूछा गया है, जैसे आनुवांशिक पहला है आंखों का रंग, दूसरा बुद्धि, तो तीसरा है नैतिक विकास, चौथा सामाजिक कौशल। तो कौन सा इसमें सही होगा। तो सही आपका केवल आंखों का जो रंग होता है, जो आईज का जो कलर होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट है, पहला आंखों का रंग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ आया कि विद्यालय, क्वेश्चन फोर्थ है विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाता है और इनसे इसी अनुरूप क्रिया की उपेक्षा करता है। विद्यालय समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। तो कौन सी संस्था के रूप में वो कार्य कर रहा है, वर्क करता है। ऑप्शन ए प्राथमिक, तो ये जो काम क्या करता है वो द्वितीय आपका करता है, क्या सेकेंडरी। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, द्वितीय इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। तो अभिविन्यास या प्रदर्शित जो करता है, रिप्रेजेंट जो करता है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता ही है। तो कौन सा, यानी जो लॉरेंस कोहलबर्ग है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है जो मोरल डेवलपमेंट आपका है, तो वो कौन से लेवल पर जो बच्चा होता है जिसका अच्छा लड़का या फिर जो अच्छी लड़की होती है उसका जो अभिविन्यास होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, वो है आपका पारंपरिक स्तर। कौन सा स्तर, जो पारंपरिक आपका स्तर होता है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा। तो बदलाव करना क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका समायोजन। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, समायोजन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश अवस्था में, यानी कौन सी स्टेज में, कौन सी अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होती है। तो कौन सी स्टेज होती है, वो कौन सी अवस्था है। तो वो अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज आपकी होती है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज वो आपकी होती है। चलिए नेक्स्ट आता है अगला क्वेश्चन जो आपका आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है डैश में एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोग गुट बनाने और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। तो जो संवाद होता है उसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका किसको, यानी अन्योन्य जो शिक्षण आपका होता है, रेसिप्रोकल टीचिंग को, किसको, जो रेसिप्रोकल जो टीचिंग होती है उसको आगे बढ़ाता है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है। तो कौन सी वो तकनीक है जो उन्होंने सुझाई थी। तो कौन सी तकनीक आपकी थी, अनुदेशनात्मक पाठ। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,
प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी जो प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन होती है उसको लेकर पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगी, सही स्टेटमेंट आपकी है। तो प्रगतिशील शिक्षा को लेकर जो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी कि विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना, जो विद्यार्थियों की जो प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए क्या करना, इनकरेज करना, उनको प्रोत्साहित करना, इनकरेज उनको करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। हावर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? जो योग्यता होती है तो उस योग्यता को किस नाम से जाना जाएगा? तो जो हावर्ड गार्डनर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आपका आता ही आता है कि जो हावर्ड गार्डनर है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना, ये हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। कैसी बुद्धि? जो अंतर्वैयक्तिक आपकी होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। लड़की की तरह ना रो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा कि ये जो एग्जाम्पल है किसका, यानी यहाँ पर यह आएगा जेंडर स्टीरियोटाइप का। किसका? जेंडर रूढ़िवादिता, जो किसको इंडिकेट कर रहा है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो लड़की होती है सिर्फ वही रोती है। तो ये क्या, जो लड़की और लड़की में यानी जो जेंडर को डिफाइन करा है, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप को शो कर रहा है, जेंडर रूढ़िवादिता। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपको इसका जो आंसर है वो मिल जाएगा, जेंडर स्टीरियोटाइप या जेंडर रूढ़िवादिता, जहाँ पर एक ही जेंडर को क्या किया जा रहा हो, रिप्रेजेंट आपका किया जा रहा हो कि ये जो कार्य है ये सिर्फ स्पेशली यही कर सकती है या फिर ये आपका करेगा। यानी जो जहाँ पर जो रिप्रेजेंट आपका है तो लड़के को किया जा रहा हो या फिर लड़के को स्पेशली जिसको भी आपका रिप्रेजेंट किया जाएगा वो वहाँ पर आपका जो, जहाँ पर आपको सिर्फ ऑप्शन क्या देखना है, फिर वहाँ पर जहाँ पर आपको स्टीरियोटाइप लिखा होगा, रूढ़िवादिता होगा, वहां पर आपको टिक कर देना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो गया, रूढ़िवादिता को ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 13। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है? तो वो कथन, वो स्टेटमेंट आपको बतानी है जो सतत और व्यापक मूल्यांकन के जो संदर्भ में क्या नहीं है, सही नहीं है, करेक्ट आपकी नहीं है। तो यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का क्या होता है, एक ईजी तरीका होता है, एक ईजी वे होता है, आसान तरीका है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन, इसमें स्टेटमेंट आपको दी गई है, कथन है और कथनार्थ। कथन है कि एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। क्या? जो विविधता आती है उसको समझना चाहिए, बिल्कुल सही है। आर है जो तर्क इसमें दिया गया, रीजन है कि कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। जो कक्षा में जो विद्यार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, समरूप जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है उसको गठित करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। रॉन्ग, तो इसमें ए सही होगा, आर गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, ए सही होगा, आर आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है विद्यार्थियों जो स्टूडेंट है उनको एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैनी आपीना लाल रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई योजना क्या कहलाती है? तो जो विद्यार्थी होते हैं, जो रेनबो आपका होता है, तो रेनबो के कलर जो होता है उसका सीक्वेंस सिखाने के लिए जो प्रियंका है उसने क्या एक जो फॉर्मूला से एक रेडी किया, जैसे बैनी आप पीना ला, तो इसे सीक्वेंस में याद करने के लिए उसने यूज किया। तो इस जो योजना बनाई है इसको, यह योजना आपकी क्या कहलाते हैं? तो जो कलर को, सीक्वेंस को रिप्रेजेंट आपकी करे, तो ये जो योजना है इस योजना को क्या कहेंगे? तो ये योजना आपकी होती है स्मरणोपकारी। कौन सी? यानी स्मरणोपकारी, जो आपका निमोनिक्स आपका होता है। कैसी होता है? निमोनिक्स आपकी ये योजना होती है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किस युग्म का जो मिलान है वो सही आपका दिया गया है? तो 3 इसमें गलत हो गए, 1 इसमें आपका सही होगा। तो सही वाला आपको पहचानना है कि कौन सा सही होगा। जैसे ऑप्शन पहला फर्स्ट आता है ऑप्शन की सृजनात्मकता अभिसारी चिंतन है, रोंग। सेकंड है लेखन वैकल्य, विषय पढ़ने में कठिनाई। तो जो लिखने यानी जो लेखन वैकल्य आपका होता है, ये क्या होता है? जो डिसलेक्सिया आपका होता है वो कैसा होता है? यानी उसमें डिफिकल्टी होती है रीडिंग टेस्ट में, यानी लिखने में क्या होती है? जो डिसलेक्सिया का होता है, इसमें जो रीडिंग होता है यानी पढ़ने में इसमें कठिनाई आपकी होती है। विषय को जब सब्जेक्ट आपका होता है उसे पढ़ने में डिफिकल्टी होगी, यही आपका सही है। तो इसमें सही आपको पहचानना था, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निःशक्तता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली होती है? तो कौन सी प्रभावशाली आपकी रहेगी? जैसे पहला आपका है, फर्स्ट है कि विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग, बिल्कुल सही है। सेकंड है कि विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिक शैक्षिक योजना को समुन्नत करना, ये भी सही। तो पहला और दूसरा इसमें सही होगा। राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन जो थर्ड है, पहला दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको, तो एक अध्यापक अगर आप टीचर हो उसके तौर पर आपसे पूछा गया है तो आप क्या करोगे? तो एक जो विद्यार्थी, यानी इसमें होगा अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपित शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 है, एक समावेशी जो कक्षा होती है, कौन सी जो समावेशी कक्षा है? तो एक समावेशी कक्षा में क्या होगा? जैसे ऑप्शन आपको दिया गया है, तो एक समावेशी कक्षा के बारे में इसमें पूछा गया है कि जो समावेशी कक्षा, तो उसमें विशेष आवश्यकताओं वाले जो छात्र होते हैं उनको मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी, यानी हर छात्र की उसमें पूरी उसमें भागीदारी होती है, के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। तो कौन कौन सी विशेषताएं इसमें दर्शाता है, रिप्रेजेंट वो कर रहा है? सबसे पहले है कि पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नज़दीक या बहुत दूर पकड़ता है। सेकंड है, बार बार आंख झपकता है और एक आंख बंद करता है या उसकी आंखों में लालिमा होती है। तीसरा है, चाकबोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है। चौथा, ये जो विशेषताएं है वो निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत करता है? जो सिचुएशन आपने जो स्पेशलिटीज में देखी, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसको जो रिप्रेजेंट है वो करेगी? जो समावेशी कक्षा आपकी होती है, समावेशी कक्षा आपकी है तो वो किस चीज़ को आपकी रिप्रेजेंट कर रही है? जैसे इसमें सबसे पहले आता है पर मस्तिष्काघात, गलत। सेकंड है दृष्टिबाधिता, तो वो किसको रिप्रेजेंट करे? जो दृष्टिबाधिता आपका होता है, तो ये विजुअल इम्पेयरमेंट को आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो क्या है? दृष्टिबाधित आपका है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है 21 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी जो 2020 है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है? तो इनमें 4 ऑप्शन में दिया गया है, तो जो सा प्रावधान नहीं दिया गया है वो आपको चुनना है। तो 3 इसमें दिए गए हैं, जो चौथा है आपका जो नहीं दिया गया वो आपको चुनना है। तो बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड को इस्तेमाल करना चाहिए। जो बच्चे हैं तो बच्चे को में अनुपालन जो डिसिप्लिन है उसको अगर हमें बढ़ावा देना है, इंक्रीज उसको करना है, तो जो अध्यापक होता है, जो टीचर होता है, वो उसको क्या दे? इनाम दे या फिर उसको दंड, यानी उसको जो इनाम होता है या फिर जो दंड होता है वो उसको करना चाहिए। ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका नहीं सुझाया गया, तो यही आपका सही होगा। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो डैश से डैश की ओर से डैश की तरफ आपका बढ़े। तो किससे किसकी ओर आपका बढ़ना चाहिए? तो इसमें आता है आपका जो मूर्त, यानी जो नियम लागू करना चाहिए वो क्या है कि मूर्त से, वो मूर्त जो है उससे क्या हो? अमूर्त आपका होना चाहिए। मूर्त से अमूर्त और स्थानीय से वैश्विक आपका होना चाहिए। कैसे? जो स्थानीय होता है उससे वैश्विक की ओर वो आपका चलना चाहिए। नेक्स्ट आता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। आगे आता है क्वेश्चन 23, एक अध्यापक है, उसने अध्यापक का पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, यानी उसको इनकरेज कर रही है। इस शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है? तो जो शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसमें जो अधिगम है, जो लर्निंग है, उसका कौन सा सिद्धांत या कौन सा प्रिंसिपल उसमें आपका ऐड होगा? तो कौन सा प्रिंसिपल की इसमें बात की गई है? तो जो प्रिंसिपल होगा वो होता है आपका संरचनावाद। कैसा? संरचनावाद आपका होगा, कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन है 24 की बच्चों के चिंतन में संप्रेत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है। जो कंसेप्चुअल जो चेंज आपका आता है कैसा, यानी कंसेप्चुअल चेंज जो चिल्ड्रन में आता है उसको इनकरेज यानी प्रोत्साहित हम किस तरह कर सकते हैं। तो प्रोत्साहित करने के लिए बहु या फिर विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 25। आपकी जो कक्षा है उसका एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में आशंकित और चिंतित रहता है। एक अध्यापक के तौर पर आपको लगता है, यानी जब आप एक अध्यापिका हो तो उसके तौर पर आपको क्या लगेगा। तो पहला है ए, उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका लोगों को अभिप्रेरित और जिम्मेवार रखती है और एक साधारण और एक संधारने और समृद्ध जीवन के लिए मदद करती है। बी, विद्यार्थी की बढ़ी हुई संशय और बेचैनी से भावात्मक डर पैदा होता है जो विद्यार्थियों की एकाग्रता, शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है। क्या करता है, प्रभावित आपका करता है। तो इसमें जो सही होगा, इसमें ए आपका गलत होगा लेकिन बी सही होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ए गलत है लेकिन बी सही है। चलिए नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है कि अनुसूचित जो जातियां होती है और जनजातियां, SC ST की इसमें बात की गई है। अनुसूचित जातियां और जनजातियां से जुड़े बच्चे, प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी लड़कियां और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में डैश स्तर पर है। तो वो कौन से स्तर पर आपके है, वो है प्रतिकूल। कौन से स्तर, प्रतिकूल आपका है। तो वो स्तर आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट होगा, प्रतिकूल यानी डिसएडवांटेज पोजीशन पर भी है। नेक्स्ट आता है 27 क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है 27 में आपका कि दावा है क्या, जो दावा किया गया है दावा है। तो अभिकथन है इसमें आपकी विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भों से निर्लिप्त होना चाहिए। तो तर्क है, रीजन है कि विद्यालय में प्रवेश से पहले छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार और प्रत्ययों की समझ होती है। तो दिए गए जो विकल्प है उसके अनुसार आपको जो ऑप्शन है वो इसमें चुनना होगा। तो कौन सा इसमें जो होगा राइट आपका आएगा। तो इसमें तो इसका ये क्वेश्चन जो है आपका ए इसमें दिया गया, ए और आर दोनों सही है नहीं है, ए सही है आर गलत है और आर दोनों गलत है। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर आपका इसमें जो ऑप्शन है, चलिए इसका कोई सा भी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें आपका नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28। एक छात्रा यह मानती है कि वह एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाई। तो जो एक छात्रा है, जो स्टूडेंट है, वो ये मानते हैं कि वो जो परीक्षा उसने दी उसमें अगर उसे सक्सेस नहीं पाई तो वह अपने प्रदर्शन को, जो उसका प्रदर्शन था, रिप्रेजेंटेशन जो था उसका, वो कभी सुधार नहीं सकती। साम्यता के संदर्भ में छात्रा का जो विश्वास था उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो उसका अधिगम को किस प्रकार ये प्रभावित करेगा, अफेक्टेड करता है। तो किस प्रकार अफेक्ट करता है कि छात्रा के कार्य जो कार्य है वो छोड़ने की जो अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायपन की ओर धकेलता है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे ज्यादा मददगार है। तो सबसे ज्यादा जो मददगार होगी वो क्या होती है, सबसे ज्यादा मददगार है कि विद्यार्थियों में योग्यता की संवर्धित धारणा विकसित करना, डेवलप करना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है CDP का 30 क्वेश्चन की बच्चों द्वारा की गई जो त्रुटियां क्या दर्शाते हैं। तो बच्चों द्वारा जो एरर आता है वो रिप्रेजेंट क्या कर रही है। तो वो जो रिप्रेजेंट करती है कि बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से क्या होती है, अलग होती है, डिफरेंट आपकी होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब हमारे जो क्वेश्चन आएगा मैथमेटिक्स यानी 30 क्वेश्चन। अब हमारे मैथ क्या आएंगे, मैथ के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रतिराम शहर में, जो रतिराम है उस शहर में दूध बेचता है। तो रतिराम शहर में दूध बेचता है, वह प्रतिदिन 10 लीटर दूध ₹45 प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है, लेकिन साथ ही हर हफ्ते वह ₹50 नगर निगम को टैक्स के रूप में देता है। सितंबर 2021 में रतिराम ने कितने रुपए कमाए होंगे। तो जो सितंबर 2021 था उसमें जो रतिराम है उसने कितने रुपए इसमें कमाए थे। तो कितने रुपए कमाए हैं, 13,250। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। जो जेम्स है वो स्थानीय उधार, जेम्स क्या है, जो स्थानीय उधार देने वाले व्यक्ति से ₹500 का उधार लेता है और कबीर भी उतना उधार एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेता है। जेम्स 55 दिनों तक हर दिन ₹11 उधार चुकाता है। कबीर ने बैंक को 55 दिनों के बाद 600 चुकाया। दोनों की उधार 55 दिनों बाद खत्म हुई। किसने ज़्यादा राशि चुकाई और कितनी ज़्यादा। तो इसमें पूछी गई किसने ज़्यादा जो राशि है वो दी है। तो किसने दी है, जेम्स कबीर से ₹5 ज़्यादा। तो जेम्स ने जो है वो
कबीर से 5 रुपये ज़्यादा दी है। तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33। एक मिनी बस में, एक जो मिनी बस होती है उसमें अधिकतम 15 विद्यार्थी बैठ सकते हैं और उसके 3 गुना विद्यार्थी एक बड़ी बस में बैठ सकते हैं, यानी 15 के 3 गुना। तो एक जो मिनी बस है उसमें 15 बैठते हैं और उसके 3 गुना जो विद्यार्थी होते हैं, ट्रिपल इसका कर दो तो 3 गुना जो होता है वो एक बड़ी बस जो है उसमें बैठ सकते हैं। तो 112 जो विद्यार्थी है वो पिकनिक पर जाना चाहते हैं और प्रत्येक सीट पर एक विद्यार्थी बैठ सकता है। इसके लिए कम से कम कितने वाहनों की आवश्यकता होगी, तो कितने वाहन उसमें चाहिए होंगे? तो 15, तो 112 विद्यार्थी जो है आपके पिकनिक पर जाना चाहते हैं, तो कितने इसमें बैठ सकते हैं? तो कितने बस इसमें आपकी चाहिए? तो बसों इसमें पूछी गई है कि कितनी बस इसमें चाहिए। तो 2 मिनी बस और 2 बड़ी बस। तो 2 तो होगी मिनी बस, यानी 15 गुना 15 ये आपका 30। तो 30 बच्चे जो होंगे वो मिनी बस में आपके चले गए और 15 ये आपका होता है 45 और 45 यानी 90 आपका हो जाएगा। तो 90 और 30 ये आपका 120। तो ये 2 बस आपकी चाहेगी, 2 बस आपकी मिनी चाहेगी और 2 ही बस आपकी बड़ी बस चाहेगी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 34। एक धनात्मक पूर्णांक को एक परिपूर्ण संख्या कहा जाता है यदि उस संख्या को छोड़कर उसके सभी विभाजकों का योग संख्या के बराबर आता है। इनमें से कौन सी एक परिपूर्ण संख्या नहीं है? तो जो परिपूर्ण संख्या नहीं है वो इसमें पूछी गई है। परिपूर्ण संख्या कौन सी नहीं है? 28 आपकी परिपूर्ण संख्या नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। निम्नलिखित जो कथन आपको दिए गए इन पर आपको विचार करना है। सबसे पहले आता है कि 1 मीटर 1 किलोमीटर का शतांश होता है और 1 लाख बराबर है 100,000 के। 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश होता है। 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के। तो इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है। तो उस कथन जो स्टेटमेंट सही होगी, तो सही स्टेटमेंट इसमें सेकंड होगी और फोर्थ आपकी है। तो दूसरा और चौथा आपका सही है कि 1 लाख बराबर होते हैं 100,000 के और 1 करोड़ बराबर होते हैं 100 लाख के। तो दूसरी और चौथी जो स्टेटमेंट है वो आपकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। मैं 5 अंकों की संख्या हूँ जो 5 से तो विभाजित हो जाते हैं लेकिन 10 से नहीं। मेरे दाई और 1000 स्थानों के अंक क्रमशः दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या है। सैकड़ों का अंक एक सम अभाज्य संख्या और 10,000 स्थान का अंक उसका आधा है। तो मैं हूँ कौन? तो इसमें बताना है कि वो संख्या कौन सी है। तो वो संख्या होगी 15,235। तो कौन सी संख्या होगी? जो 5 से विभाजित हो रहे लेकिन 10 से आपकी नहीं होगी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन थर्ड है 15,235। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से कौन से भिन्नों को जोड़ने पर परिणाम आपका 1 मिलेगा? तो वो भिन्न आपको चुननी है जिसे हम जोड़ने पर जो रिजल्ट आता है वो 1 आपको मिलता है। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 आपका मिलता है। तो कौन सी भिन्न होगी? वो भिन्न आपकी होती है 3/8, 4/16, 1/4 और 1/8। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो स्टेटमेंट आपको बतानी है जो स्टेटमेंट सही नहीं दी गई है। तो वो है आपके कि सभी समांतर जो चतुर्भुज होते हैं वो वर्ग होते हैं। जितने भी समांतर जो चतुर्भुज हो गए वो कैसे होते हैं? वर्ग आपके होते हैं। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आपका होगा। जो आपका स्टेटमेंट जो है सही नहीं दी गई है, जो स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 39। निम्नलिखित में से कौन से 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो आधे घुमाए जाने पर पहले के समान दिखती है? तो आधे जब उसे घुमा देंगे तो वो पहले के समान आपको दिखाई देगी। क्वेश्चन 39। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 808। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40। एक घन की जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है और घन की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो 4 गुना। कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना आपका हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन आता है। किसी वर्ग की भुजा 33 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा क्रमशः 2/3 तथा 1/3 है। इनके क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में जो अंतर है वो क्या आएगा? तो जो अंतर है, जो डिफरेंसेस है वो आता है 847 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42।
नरेश ने 30 जून को सुबह 11:20 AM अपनी जो यात्रा थी वो शुरू की है और 1 जुलाई को शाम 5:40 PM पर समाप्त कर दी। तो यात्रा को पूरा करने में जो लगा समय, तो उसे कितना समय पूरा करने में लगता है, तो जो समय लगेगा यानी 11:20 से उसने स्टार्टिंग की थी 30 जून की और 1 जुलाई 5:40 पर उसने जो यात्रा थी वो समाप्त की। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है यानी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना होगा, तो टाइम ड्यूरेशन आता है 30 घंटे 20 मिनट। कितने मिनट, यानी 30 घंटे और 20 मिनट आपका आता है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन है 43 की कक्षा 3 के बच्चों ने गुप्त संदेश लिखे। आज उन्होंने विपरीतार्थक शब्दों को गुप्त संदेशों में लिखा। अध्यापिका ने ब्लैक को A के Z B से प्रदर्शित किया। इनमें से कौन सा गुप्त संदेश दिए गए शब्द का सही विपरीतार्थक होगा। जो सही विपरीतार्थक है वो आपको बताना है, तो वो हो जाएगा आपका VGHSD। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि अथीरा जो है वो आधा दर्जन अंडे, कितने, यानी आधा दर्जन, 1 दर्जन में आपके 12 आते, तो आधा दर्जन आपका 6 हो जाएंगे, और आधा किलो चावल और 250 ग्राम नमक और 1 माचिस खरीदना चाहती है। तो ए जो दुकान है, जो शॉप है, उसमें दी गई जो कीमत सूची इस प्रकार है। तो वस्तु आपकी दी गई है, देन आपकी कीमत। तो अंडा क्या है, अंडा जो है 4 रुपये का 1 है, और माचिस जो है वो 3 रुपये की 1 है, चावल जो है वो 32 रुपये किलो है, और नमक जो है वो 16 रुपये किलो आपका है। तो यदि उसके पास 45 रुपये यानी 50 पैसे आपके हैं, तो इसमें पूछा गया है अगर उसके पास पैसे जो है वो 45 रुपये 50 पैसे हैं, तब क्या होगा, तो इसमें तब वो क्या, यानी उसे सभी वस्तु खरीदने के लिए रुपये 1.50 जोड़ने होंगे। तो उसमें 45.50 में क्या, यानी अगर हमने 1.50 अगर 1.5 रुपये इसमें जोड़ देते हैं तो ये आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 47। तो उसे कितने रुपए, यानी 1.5 रुपये की उसे ज़रूरत पड़ी, 47 रुपये में उसका सारा सामान आ जाएगा। ऑप्शन जो है फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि रेखा ने अपने जन्मदिन पर केक खरीदा। तो जो रेखा है उसने अपने बर्थडे वाले दिन केक खरीदा और अपने जो 5 दोस्तों को उसने बुलाया था, जिसमें से 2 दोस्त वहां नहीं पहुंचे, तो उसने केक को 2 बराबर भागों में काटा और एक हिस्सा अपने लिए रख लिया, बचा हुआ एक हिस्सा अपने उसने बाकी जो दोस्त को दे दिया। तो थोड़ी देर में उसके 2 दोस्त भी वहां आ गए, वह उन्हें देखकर खुश हुई और अपने केक के भाग को 3 बराबर हिस्सों में बांट लिया। तो उसने पूरे केक का कितना भाग खाया, तो उसने पूछा है कि जो उसका जो पूरा केक था उसमें से उसने कितना पार्ट उसने खाया होगा, किसने, जो रेखा थी, तो रेखा ने कितना पार्ट खाया है, तो कितना भाग जो है वो रेखा ने खाया है, रेखा ने जो भाग खाया है 1/6। तो कितना भाग खाया है, 1/6 आपका खाया है। ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आपका होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा डीन्स के सिद्धांत का नियम है। जो डीन्स का जो प्रिंसिपल है उसका जो रूल है वो कौन सा है, कि उत्क्रमणीयता प्रतिवृत्ति नियम। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। पियाजे के अनुसार संख्या बच्चों द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है, वे है, तो कौन सा, यानी वो संख्या आपको बतानी है कि किस किस के संबंध के वो संश्लेषण आपका है। तो किस किस का संश्लेषण होगा, तो क्रम और पदानुक्रम समावेशन। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 48 है, बहुधा छात्र दशमलव संख्याओं की तुलना करने में त्रुटि करते, एरर करते हैं। उदाहरण यानी एग्जाम्पल के तौर पर 0.50 को 0.5 से बड़ा बताते हैं। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण क्या हो सकता है। जो ये एरर है इसका जो सबसे अच्छा जो संभावित जो पॉसिबिलिटी यानी जो रीज़न है पॉसिबिलिटी का, वो क्या आपका है, तो रीज़न क्या होगा, तो इसमें जो रीज़न आता है ये है आपकी कि पूर्ण संख्या के तथ्य, जो पूर्ण संख्या होती है उसके जो तथ्य होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, उसका दशमलव संख्याओं में अति सामान्यकरण आपका है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन कि वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय पहल यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि जो देश है उसका प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करे। क्या करे, संख्यात्मकता प्राप्त करे। तो को इसमें आपका आएगा निपुण भारत। कौन सा, या जो निपुण भारत आपका है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। क्वेश्चन नंबर 50 आता है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन समकक्षी मूल्यांकन के लिए सत्य है? जो इसमें से जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, जो समकक्षी जो मूल्यांकन होता है, वैल्यूएशन होता है, उसके लिए जो ट्रू होगा, तो उसके लिए ट्रू क्या होगा? तो उसके लिए ट्रू है कि इससे सम्मिलित है कि एक बच्चा जो है वो अन्य बच्चों के कार्य का आकलन करता है और उन्हें प्रतिपुष्टि देता है। ऑप्शन ए फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज जो होता है तो उसके कोणों के योग गुणधर्म, यानी त्रिभुज के आंतरिक कोण का योग कितना है? 180 आपका होता है। का परिचय कराने के लिए शिक्षक ने विभिन्न प्रकार के त्रिभुज जो होते हैं उसके छोटे छोटे जो कटआउट होते हैं वो विद्यार्थियों को प्रदान किया और विद्यार्थियों को प्रत्येक देखे त्रिभुज के आंतरिक कोणों को मापने के लिए कहा। क्रियाकलाप जो एक्सपेरिमेंट है उसके समापन के बाद, जब एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया उसके बाद जो छात्र है वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ये कंक्लूजन पर पहुंचे कि दिए गए किसी भी त्रिभुज जो ट्रायंगल आपका है उसके आंतरिक कोणों का जो योग होगा, जो एंगल का जो योग आया वो 180 डिग्री आया। तो चाहे वे कैसे भी देखे, यह क्रियाकलाप उदाहरण है। तो जो ये क्रियाकलाप या जो एक्सपेरिमेंट है ये किसका एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। तो ये किसका एक्सपेरिमेंट जो है, ये आपका एग्जाम्पल किसका होगा? ये आपका है आगमनात्मक विधि। जो आगमनात्मक विधि का ये आपका एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 52 क्वेश्चन। नेहा घटा की एक समस्या है। नेहा जो है वो घटा की एक समस्या जैसे 673 में से 257 को हल कर रही है। तो वह कहती है कि 257 जमा 100 होगा। तो 357, 457, 557, 657, इसलिए 257 जमा 400 हुआ तो 657। अब 657 जमा 10 हुआ तो 667, 677, इसलिए 657 जमा 20 हुआ तो 677 तथा 677 से 4 कम है तो 673 अंततः 400 से जमा 20 घटा 4416 होता है। इसलिए 673 में से 257 हुआ। तो 41-61 नेहा द्वारा अपनाई गई रणनीति के लिए इनमें से कौन सा कथन अत्यधिक उपयुक्त होगा? तो कौन सा जो कथन है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें आपकी आएगी? तो स्टेटमेंट कौन सी आएगी? तो इसके लिए जो स्टेटमेंट है कि यह दर्शाता है कि जो नेहा है वो अपनी स्वयं की जो कलन विधि को विकसित करने में योग और व्याकरण की अपनी संकल्पनात्मक समझ का उपयोग करने में सक्षम है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक गणित की कक्षा का लक्षण है? तो इसमें से जो रचनात्मक जो गणित होता है, जो फॉर्मेटिक मैथ है, उसकी जो क्लास का जो लक्षण होता है वो क्या आपका होगा? तो लक्षण क्या होता है? तो लक्षण होगा, लक्षण है कि बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में व्यस्त है। तो बच्चे क्या है, जो अर्थपूर्ण जो गतिविधि होती है, एक्टिविटी होते हैं, उनमें बिजी है, व्यस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों में समस्या समाधान की प्रतिभा को विकसित करता है? तो कौन सा प्रतिभा को विकसित करता है? कि एक क्रियाकलाप जिसमें विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं, तो जो विद्यार्थी है वो ग्रुप में कार्य कर रहे हैं और 2 अंकों के गुणन के विभिन्न आयामों को खोज रहे हैं। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। गणित के एक अच्छे प्रश्न के लिए इनमें से कौन सा अभिष्ट लक्षण है? तो गणित का अगर अच्छे प्रश्न के लिए इसमें से जो अभिष्ट जो लक्षण होगा वो क्या होगा? तो अभिष्ट जो लक्षण है कि प्रश्न में तथ्य या कार्यविधि के स्मरण या प्रतिकृति से अधिक अपेक्षित होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट 56 है। प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर पूछा गया है कि बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट जो दिखावट होती है उसके आधार पर वर्गीकृत करने में समर्थ है। वर्गीकृत यानी क्लासिफाइड करने में समर्थ है। वैन हिले के ज्यामितीय तर्क के चरणों के अनुसार वे कौन से चरण पर है? तो कौन सी स्टेज पर वो है? तो किसके, जब वैन हिले है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो कौन से चरण पर है? दृश्यीकरण चरण। जो दृश्यीकरण चरण आपका है उस स्टेज पर ये आपका है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन। एक विद्यार्थी जो है वो योग जमा करने की जो समस्या है, तो क्वेश्चन में पूछा गया जो विद्यार्थी है वो योग जमा की समस्या को निम्नलिखित विधि से हल करता है। तो जैसे 253 में से उसने क्या किया, 138 जो है उसने जोड़ दिया तो कितना आया, 3811 आया। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन विद्यार्थी के दोष को सुधारने के लिए सही तकनीक को दर्शाता है? तो कौन सी तकनीक को यह आपका रिप्रेजेंट करता है? 4 ऑप्शन आपको मिले हैं। कौन सा इसमें सही होगा कि जीन्स ब्लॉक का उपयोग करके स्थानीय जो मान होता है, जो प्लेस वैल्यू आपकी है, तो प्लेस वैल्यू की इसकी जो अवधारणा है उसको सुदृढ़ करें। ऑप्शन थर्ड करेक्ट आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58।
प्राइमरी गणित की अध्यापिका विद्यार्थी से रूल और पैमाना निकालने के लिए कहती है क्योंकि वह लंबाई का माप प्रकरण पढ़ाने वाली है। विद्यार्थी वह शब्द सुनकर उलझन में पड़ जाते हैं कि वे किस प्रकार किसी राज या रानी को निकाल सकते हैं। गणित के अध्यापक अध्यापिका को कक्षा में अक्सर इस प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। शब्दावली की है अस्पष्टता इसलिए हुई क्योंकि शब्द रूलर क्या एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल आपका है। तो ये क्या है, एक उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है। तो समनाम शब्द का किसका उदाहरण है, समनाम जो शब्द का, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, कौन सी दो संख्याओं को विभाजित करने पर भागफल 4 होगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, वो किस तरह के होते हैं, मुक्त सिरे वाले होने के कारण अपसारित चिंतन को बढ़ावा देते हैं। जो अपसारित जो चिंतन होता है उसको क्या करेंगे, ये बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 60 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो रूपरेखा है 2005 के कथनों से एक दृष्टिकोण है, सभी के लिए गणित। इस दृष्टिकोण को निम्न में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्तता को दर्शाता है। तो उपयुक्तता से दर्शाता है वो आपका कि गणित शिक्षण और अधिगम लिंग, जाति और कौशल के आधार पर भेदभाव से क्या होता है, मुक्त होता है, फ्री आपका होता है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। चलिए अब आता है नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है, मैथ के बाद आता है एनवायरमेंट। तो अब हम एनवायरमेंट के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, ईवेज जो आपका है कि साबुत जो होती है वो मूंग, साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह है, तो जो सबसे पहले जो अंकुरित भाग होता है जो जड़ जाता है, क्या जो अंकुरित यानी जड़ जाता है, क्या होता है, जिसमें आपको व्हाइट व्हाइट जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं, संरचना आपको दिखाई देती है जड़ना, तो वो क्या होता है, तो वो कौन सा पार्ट है जो सबसे पहले आपका जड़ता है। जब हम जो चना होता है या फिर जो साबुत मूंग को हम रात भर भिगो देते हैं 2-3 दिन के लिए, तो सबसे पहले कौन सा पार्ट आपका जड़ता है, तो कौन सा पार्ट जड़ेगा, जड़ आपका होता है। तो जड़ क्या होती है, जड़ जाती है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा, जड़ जो होगी इसकी राइट आंसर आपका है, यानी रूट, रूट जो होती है राइट आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है। तो कौन सा कलर आएगा, तो कलर आता है नीला काला। कैसा कलर, जो नीला और काला आपका होता है, ब्लू ब्लैक आपका आता है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, जो बेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेरी का जो रोग होता है वो पूछा गया है कि जो बेरी का रोग आता है वो कौन से विटामिन की जब कमी होती है, तो कौन सा विटामिन होता है जिसकी वजह से बेरी का रोग होता है, विटामिन B1। तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा, विटामिन B1 आपका होता है। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 64, पटसन का रेशा, जो पटसन का जो रेशा होता है वो पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो कौन से भाग से ये आपका प्राप्त होगा, वो होता है आपका तना, जो तना होता है उससे ये आपका प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, तने से आपका प्राप्त होता है। स्टेम जो होता है तना आपका होता है, उससे ये आपका प्राप्त किया जाता है जो रेशा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि निम्न में से आपको बताना है कि कौन सी जड़ नहीं है, जो जड़ यानी रूट नहीं होती वो आपको बताना है। तो रूट आपका कौन सा नहीं होगा, जैसे मूली होती है, सेकंड आपकी शकरकंदी है, थर्ड आपका टेपियोका है, तो चौथा आपका आलू। तो इसमें पूछा गया है कि जो जड़ नहीं है, तो आलू क्या होता है, आलू जो होता है आपका जड़ा जाता है। तो आलू जो है इसमें जो राइट आपका होगा, जो जड़ नहीं, इसमें जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 आपका आएगा। आलू जो होगा पोटैटो, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा होता है। तो जो परजीवी है, जो पौधा आपका होता है, जो प्लांट्स होता है, जो पादप आपका होता है, वो कौन सा है, तो कौन सा होगा। चलिए इसमें यह आपका होता है अमरबेल, ऑप्शन सेकंड अमरबेल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं। यानी वो पूछा गया है कि जो पशुओं के द्वारा, जो पौधों के जो बीज होते हैं, जो पशु होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उसके द्वारा विस्थापित आपके किए जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट आपका होता है, तो विस्थापित यानी दोबारा से उनको स्थापित किया जाता है पशुओं के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा। तो वो कौन सा आपका होता है, तो कौन से किन पौधों के बीज, कौन सा वो पौधा होता है जिसके जो बीज होते हैं वो पशु यानी एनिमल्स के द्वारा आपके विस्थापित होते हैं। आम आपका होता है, मैंगो, आम जो है ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68,
निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? तो आपको बताना, चार ऑप्शन आपको मिले कि इनमें से बीज पत्र जो है वो कौन सा होगा। बीज पत्र यानी कोटिलेडन्स जो होता है, तो कोटिलेडन्स किसको बोला जाता है? तो जो कोटिलेडन्स होगा ये आपका होता है बीज पत्ती। सीड का जो लीव्स होता है यानी सीड लीव्स, जो पत्तियों में जो बीज आपका रहता है, तो सीड लीव्स आपका हो गया ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 69 कि निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती? तो वो पौधा आपको बताना है जिसकी जड़ों में, जिसकी जो जड़ होती है, जो रूट होती है, उसमें जड़ों में नाइट्रोजन जो जोड़ने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो ग्रंथियां नहीं पाई जाती, तो ग्रंथियां नहीं होती। तो वो कौन से होते हैं? तुलसी आपके होते हैं, जो तुलसी है उसमें आपका नहीं होती है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 कि पत्ती में सिराव एवं छोटी सिराव की व्यवस्था का नाम है। जो पत्ती में जो सिराएं होती है या फिर जो छोटी सिराएं होती है, जो उनके अरेंजमेंट होते हैं, तो उन अरेंजमेंट का नाम क्या होता है? वो होता है आपका सिरा विन्यास। कौन से अरेंजमेंट यानी सिरा विन्यास उनको बोला जाता है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगी। नेक्स्ट 71 है निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो कौन सा जीवाश्म जो ईंधन आपका नहीं होता है? तो जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं होता? लकड़ी आपका जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 72 क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो इसमें से आपको बताना चार ऑप्शन में कि जो ऊर्जा होता है, जो एनर्जी आपके यहाँ ऊर्जा है, उसका जो परंपरागत जो स्रोत है, जो सोर्सेज आपका होता है, तो कौन सा होता है? जीवाश्म ईंधन आपका होता है। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन है पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप जल की छति को कहते हैं। तो पौधों का जो ऊपरी भाग होता है, ऊपर का जो पार्ट होता है, उससे जो वाष्प होता है, तो वाष्प के रूप में जो जल होता है, यानी जल की हमें क्या हो रही, क्षति हो रही है, जल जो वेस्ट आपका हो रहा है उसकी क्षति हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे क्या? तो उसको कहते हैं हम वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन। क्या हो रहा है? ट्रांसपिरेशन आपका हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन आपका हो रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 74 हिमालय में एप्पल, जो हिमालय होता है उसमें जो एप्पल है वो एक औषधीय पौधा आपका होता है। तो हिमालय में एप्पल जो है वो एक औषधीय पौधा है जो जड़ी बूटियों के काम आता है, जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखते हैं? तो उच्च जो क्षेत्र होते हैं यानी ऊंचे क्षेत्र जो होते हैं, एरिया होते हैं, वहाँ पर ये आपका पाया जाता है। तो इस समूह को जो एक ग्रुप होता है, ये कौन से ग्रुप में आपका रखा जाता है? तो किस ग्रुप में रखा जाता है? स्थानिक। कौन से? जो स्थानिक आपका होता है यानी एंडेमिक आपका होता है। कैसा? जो एंडेमिक आपका होता है, स्थानिक यानी एंडेमिक आपका होता है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 75 जो हमारा जो सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? जो सौरमंडल है उसमें वो ग्रह आपसे पूछा गया है जो पृथ्वी से छोटा होता है। तो पृथ्वी से वो ग्रह बताना है कि जो पृथ्वी से भी क्या होता है, छोटा आपका पाया जाता है। तो वो ग्रह कौन सा है? बुध आपका होता है। ऑप्शन थर्ड बुध जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए बुध यानी जो मरकरी आपका होता है। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर आपका है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 76 एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का जो उद्देश्य है निम्न में से क्या होना चाहिए? जो एनसीएफ आपका है, तो एनसीएफ जो है 2005 के अनुसार आपको बताना है जो प्राइमरी लेवल पर जो ईवीएस आपका है उसका जो उद्देश्य होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होगा? तो चार ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से आपको वो ऑब्जेक्ट बताना है, वो मोटिव बताना है जो प्राइमरी लेवल पर आपका होना चाहिए। तो क्या होगा? चलिए इसे एक एक करके देखते हैं। तो पहला है कि लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्यकरण के मुद्दों पर समालोचना करना, यही आपका सही है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 77 क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की, जो प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पर हम ईवीएस की जो एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? तो कौन अनुमोदित करेगा? तो अनुमोदित कौन करता है? सबसे अनुमोदित जो है सबसे पहले आता है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा एवं मुद्दों का एकीकरण, बिल्कुल सही है। बी है बच्चे अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है, बिल्कुल सही है। थर्ड है यह थीम पर आधारित है, यानी जो थीम होते हैं उसी पर यह आपका बेस्ड होता है, बिल्कुल सही। तो तीनों की तीनों बात आपकी सही है, ABC तीनों आपके सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78
निम्न में से आपको बताना है कि जो ईवीएस की जो शिक्षा है उसके संबंध में कौन सा सही है। तो ईवीएस की जो शिक्षा होती है, जो एजुकेशन है, उसके एजुकेशन के रिलेशन में कौन सा सही आपका होगा। तो रिलेशन में सही कौन सा होगा। सबसे पहले आता है अनुभव के द्वारा सीखना, बिल्कुल सही है। दूसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा, ये भी सही है। तीसरा है ज्ञात से अज्ञात, ये भी सही है। और चौथा है ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप, ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप, तो ये भी आपका सही है। तो चारों के चारों क्या इसमें आपके करेक्ट आपके हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। निम्न में से ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है। जो ईवीएस है उसका जो पाठ्यक्रम होता है, उसका जो थीम है वो पूछा गया है। तो पाठ्यक्रम में जो थीम होती है वो कौन से होते हैं। तो थीम क्या होती है। तो थीम जो रखी जाती है वो आपका चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, वो चीज़ें यानी जो हम बनाते हैं या फिर हम करते हैं। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 80। एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है। तो एनसीईआरटी की जो ईवीएस की जो पुस्तक है, जो बुक्स आपकी है, जिसमें अंतरिक्ष में क्या है, जो सुनीता जो आधारित है वो किस पर आधारित है। तो अनीता जो सुनीता आपकी है, तो अंतरिक्ष में जो सुनीता है वो किस पर बेस्ड आपकी है, ये आपसे पूछा गया है। तो बेस्ड किस पर है। वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव, तो जो वास्तविक यानी जो रियल में जो लोग थे और उनका जो अनुभव था उसी के ऊपर ये आपका बेस्ड आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 81। खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन से संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, उसका जो सुझाव उपयुक्त है। तो किसका उपयुक्त आपका होगा कि परिवार के अनुभवों एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 82। ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है। तो स्वच्छता का जो अभियान है वो चला सकता है। कौन चलाएगा। प्रोजेक्ट परियोजना कार्य, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 83। एनसीईआरटी के ईवीएस के अध्याय 15 कक्षा 5 में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है। इस कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है विकसित करना है। तो इस कहानी का जो मेन ऑब्जेक्ट था, मेन मोटिव था, वो किसको डेवलप करना है। तो किसको वो डेवलप कर रहा है। तो वो डेवलप कर रहा है कि प्राथमिक स्तर पर जो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ, जो हम जो सांस लेते हैं और जो छोड़ते हैं, यानी सांस लेना और जो छोड़ना, यानी O2 जब हम लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, तो उसी के बारे में यानी उसकी जो समझ है वो डेवलप हो सके, उसको उसी चीज को यानी ऑब्जेक्ट को मोटिव यानी जो डेवलप करने की इसमें बात आपकी कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 84। ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो सबसे उपयुक्त जो उद्देश्य है वो क्या आपका होता है। तो उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य है कि विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक जो प्रगति होती है उसको संबोधित करना, क्या करना, उसको संबोधित करना। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 85 क्वेश्चन। ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक प्रयोग करता है, जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, वो प्रयोग करता है। तो क्या प्रयोग करता है कि दृष्टांत वर्णन उपकरण। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 86 क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा ईवीएस के आकलन का सूचक होता है। जो ईवीएस का जो आकलन होता है उसका जो सूचक है वो क्या होता है। तो सूचक क्या होगा। तो सूचक सबसे पहले अवलोकन होता है और सहयोग। अवलोकन और सहयोग आपका होगा ए और बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक जो चुनौतियां हैं, तो जो पर्यावरण अध्ययन के जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो जो उनके क्लास होते हैं उसमें जो वास्तविक चुनौतियां होती हैं, जो रियलिटी जो चैलेंज होते हैं, रियल में वो चैलेंज कौन से होते हैं, जो चैलेंज होते हैं, तो ये होता है आपका कि विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना। जो विद्यार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उनको सीखने के लिए क्या अवसर देना, मौके प्रदान करना। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है। तो जो संसाधन होता है वो क्या होगा कि कविताएं और कहानियां क्या होती है, जो पोयम होती है और जो स्टोरी आपकी होती है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89।
निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है? तो संसाधन क्या हो सकता है? समुदाय के सदस्य, ऑप्शन फर्स्ट, समुदाय के जो सदस्य है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है? तो विद्यार्थियों के द्वारा आनंद यानी पोर्टफोलियो द्वारा आकलन, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब आता है आपका लैंग्वेज फर्स्ट, आपकी जो लैंग्वेज फर्स्ट में है हिंदी, तो सबसे पहले आपकी हिंदी आएगी, यानी क्वेश्चन है आपका 91 से 99 तक जो क्वेश्चन होंगे वो आपको इसी गद्यांश से आपको मिलने होंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखने हैं, देन आपको गद्यांश पढ़ना है, फिर अपने जो क्वेश्चन है उनका आंसर आपको लगाने हैं। तो चलिए, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसमें गद्यांश आपको दिया गया, इसमें आपको निर्देश दिया गया है कि जो गद्यांश को पहले जो गद्यांश आपका है तो गद्यांश को आपको पढ़ना है, देन आपको जो क्वेश्चन आपके बने हुए सारे आपके गद्यांश से उनका आंसर मिल जाएगा। तो गद्यांश में है कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि वे शहर कितने दुर्भाग्य हैं जिनके अपने कोई खंडर ही नहीं है, उनमें रहना उतना ही भयानक अनुभव हो सकता है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो अपनी स्मृति खो चुका है। स्मृति यानी जो याददाश्त होती है वो खो चुका है, जिसका कोई अतीत नहीं। अगर मुझसे कोई नरक की परिभाषा पूछे तो वह हमेशा वर्तमान में रहना, एक अंधिन रोशनी जहाँ कोई छाया नहीं, जहाँ आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है। जब वर्तमान का बोझ ऐशन्य हो, मैं अपना घर छोड़कर शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूँ जहाँ अब कोई लोग नहीं रहते, जहाँ अंधेरा होते ही चमगादड़ आते हैं। यह हमारे शहर में खंडर है। शहर की स्मृति और स्वैपन एक ऐसा ही युग था जब ना शहर थे ना खंडर, आदमी अपना अतीत खुद अपने भीतर लेकर चलता था। यहाँ यूं कहे कि स्मृति अभी तक इतिहास नहीं बनी थी। तो अब इसका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है 91। पहला क्वेश्चन है कि जिनके अपने कोई खंडर नहीं, रेखांकित शब्द से आशय है। तो खंडर जो शब्द आपका लाइनिंग आपका क्या गया है, तो इस पे जो रेखांकित आपका है तो ये शब्द आपको बताना है कि इसका जो आशय होगा वो क्या होता है। तो इसका आशय होता है इतिहास से, किससे? इतिहास जो है उससे आशय आपका होता है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट आता है 92 क्वेश्चन कि शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूँ, दूसरे घरों से लेखक का आशय, जो दूसरे घर है उनसे जो लेखक है, जो ऑथर है, उसका जो आशय है वो क्या आपका है। तो आशय क्या होगा, तो उसका जो आशय होता है तो आशय क्या आपका है, तो लेखक जो है उसका आशय है कि ऐतिहासिक इमारतें, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऐतिहासिक इमारतों से आपका है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 93 क्वेश्चन, लेखक के अनुसार कौन से शहर दुर्भाग्य है। तो लेखक के अनुसार कौन से वे शहर है जो दुर्भाग्य होते हैं, जिनकी अपनी कोई स्मृतियाँ नहीं, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार नरक की परिभाषा क्या है। तो लेखक के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि नरक जो है उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, सदैव वर्तमान में रहना, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट 95 है कि वर्तमान में रहने से क्या आशय है। वर्तमान यानी जो प्रेजेंट है उसमें रहने का जो अर्थ है वो क्या होगा कि ऐतिहासिकता का अनुभव ना करना, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट 96 है, जहां आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है वाक्य के माध्यम से किस ओर संकेत करता है। तो जो संकेत है वो किसकी ओर कर रहा है, तो वो संकेत कर रहा है कि रात में भी जगने, ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 97 क्वेश्चन, सही शब्द आपको चुनना है। क्या करना है, जो सही शब्द आपका है वही आपको चुनना है। जैसे जहाँ डैश होते ही चमगादड़ आते, तो क्या जब अंधकार आपका हो जाता था, क्या हो जाता था, अंधेरा आपका हो जाता था, तो तभी क्या हो जाती, जो चमगादड़ थी वो आपकी आ जाती थी, ऑप्शन थर्ड करेक्ट आपका होगा। नेक्स्ट आता है 98 क्वेश्चन कि कौन सा शब्द भिन्न है। तो इसमें जो डिफरेंट शब्द आपका है, भिन्न आपका है, वो आपको चुनना है। तो इसमें चारों ऑप्शन में आपको भिन्न कौन सा दिख रहा है, भुजंग आपका भिन्न है, तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 99, वे शहर कितने डैश है। वाक्य में रेगिस्तान के लिए उचित शब्द क्या होगा। तो उचित शब्द जो है इसमें क्या आएगा, वो आता है दुर्भाग्यपूर्ण, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब आता है 91 से 91 आपका हो गया। अब नेक्स्ट आता है आगे, फिर आपका जो पैसेज है ये आपका बनता है, ये आपका आता है कि नीचे दिए गए जो पद है उसको पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को आपको चुनना होगा। जैसे मो को कहो
कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काम में कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में, खोजी हो तो तुरते मिलियो पल भर की लालास में, कहे कबीर सुनो भाई शादो सब श्वासों की श्वास में। ये आपको दिया गया, यानी 100 से 105 तक जो क्वेश्चन होंगे वो अब आपको इसी से आपको मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 100 है, मैं तो तेरे पास में जो रेखांकित शब्द है उसके लिए प्रयुक्त होता है। तो किसके लिए आपका प्रयुक्त हुआ है? मैं। तो किसके लिए जो मैं है वो आपका यूज किया गया? ईश्वर के लिए, जो प्रभु है, जो ईश्वर है उसके लिए ये आपका प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ईश्वर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, कवि के अनुसार ईश्वर को धार्मिक स्थलों में नहीं पाया जा सकता क्योंकि वह निवास करता है। तो वो जो निवास है वो कहाँ पर करता है? प्रत्येक जो प्राणी है उसमें वो निवास करता है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, कवि के अनुसार ईश्वर तुरंत किसे मिल सकता है? कवि के अनुसार पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू पोइट जो ईश्वर होता है, जो प्रभु है, वो तुरंत किसको मिल सकता है? तो तुरंत जो है वो किसको मिलेगा? तो वो समर्पित भक्त को, जो भक्त जो होगा प्रभु को यानी ईश्वर को समर्पित होगा उसी को वो मिलेगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 103, ढूंढे शब्द है। तो जो ढूंढे शब्द है वो क्या होगा? तो ढूंढे शब्द में आपको क्या दिखाई दिया? क्रिया। तो ढूंढे शब्द एक क्रिया है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 104, तो सब श्वासों की श्वास में का आशय, यानी सब श्वासों की जो श्वास में डैश का जो आशय है वो क्या है? तो इसका जो आशय है, इसका जो अर्थ है वो किससे आपका होता है? तो अर्थ जो होगा वो है आपका ईश्वर सर्वव्यापी है। जो ईश्वर है वो सर्वव्यापी आपका होता है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, कोनो का अर्थ है, जो कोनो है उसका जो अर्थ है, जो मीनिंग है वो क्या है? किसी भी। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब आपका है क्वेश्चन नंबर 106 है कि मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है। यह जो विचार है, जो ओपिनियन है, वो किसको प्रोपोनेट करता है, किसको प्रतिपादित किया गया है? तो किसको प्रतिपादित किया है? तो इसमें पूछा गया है, तो जो नोम चॉम्स्की जो है उसको प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, निम्नलिखित में से कि विकास जो है, जो डेवलपमेंट होता है वो निकट से क्षेत्र है। तो किसके निकट एरिया होता है? तो ये निकट से जो क्षेत्र होता है वो कहते हैं। तो किसको कहा जाएगा? तो जो निकट से जो क्षेत्र होता है वो कहा जाएगा कि बच्चे के जो वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, उसी को आपको बोला जाएगा। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 कि बच्चे की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना डैश का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो किसका महत्वपूर्ण ये घटक आपका होगा? तो किसका महत्वपूर्ण घटक है? प्रारंभिक साक्षरता का। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द संपदा जो है शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है? तो किसकी रणनीति नहीं होगी? तो संबद्धता स्थापित करना। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आपका है। नेक्स्ट आता है 110, लेखक डैश है। तो लेखक क्या है? इसमें पूछा गया कि जो लेखक है वो डैश आपका है। तो एक उत्पादक कौशल आपका है, एक उत्पादक कौशल है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 111 कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता? तो जो सहायता नहीं करता, हेल्प नहीं करता, वो हो जाएगा कि कक्षा में खिलौनों का कोना बनाना। जो कक्षा होती है उसमें जो खिलौने होते हैं, जो टॉयज होते हैं, उनका कोना बनाना। ऑप्शन डी आपका फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 कि भाषा अधिगम में जो बोधक में निवेश का क्या अर्थ है? जो भाषा अधिगम आपकी है उसमें जो बोधक में जो निवेश होता है उसका अर्थ क्या होता है? कि बच्चों को ऐसे भाषा या विषय उपलब्ध कराना, अवेलेबल कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो। तो जो उनकी लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, उससे एक लेवल यानी जो एक स्टेज आपके ऊपर आपकी होनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित स्टेटमेंट जो कथन आपको दिए गए इसे आपको पढ़ना है तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही को आपको चुनना है। तो सही इसमें आपको चुनना होगा। सबसे पहले इसमें आपका आता है कि समग्र भाषा उपागम बच्चे की बनाई वर्तनों के प्रयोग को
प्रोत्साहित करते हैं, क्या करते हैं, इनकरेज आपकी करते हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड है समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं, यह आपका गलत है। थर्ड है कि समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित होते हैं, जो रचनावाद यानी फॉर्मेटिव पर यह आपकी बेस्ड होती है, बिल्कुल सही आपका है। तो इसमें ए और बी सी आपका सही होगा, बी आपका गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है, ए तथा सी सही है तथा बी गलत है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 114 कि एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है। जो एक पठन सामग्री है, अगर हम उसको बारीकी से पढ़ते हैं, बारीकी से उसे पढ़ने का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो क्या होता है कि विशिष्ट सूचना ढूंढना, जो स्पेशल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको ढूंढना, उसको सर्च करना, ढूंढना। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 115 निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों की उच्चारण, जो उच्चारण होता है तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है, तो वो क्या होता है, जो सहायता करता है, तो ये आपका हो जाएगा शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं। तो ये किसने प्रस्तावित किया था कि जो बच्चे हैं, जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, वो भाषा को सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का यूज करते हैं। तो किसके द्वारा था, ये आपका जीन पियाजे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट होगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 117 कि कक्षा फर्स्ट का जो कबीर है, कक्षा फर्स्ट में जो कबीर जो है वो शांति शब्द सुनकर फांति डांति मानती जैसे निरर्थक शब्द बोलकर मजे लेता है, यह प्रदर्शित करता है। तो ये जो रिप्रेजेंट है वो किसको रिप्रेजेंट आपका करता है, तो किसको रिप्रेजेंट करता है कि, तो ये जो रिप्रेजेंट वह है ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। ध्वन्यात्मक यानी पॉजिटिव जो जागरूकता है वो आपको क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो पॉजिटिव जो यानी ध्वन्यात्मक जो जागरूकता होती है उसको डेवलप कर रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 118 कि कक्षा जो है उसमें दिए गए कार्य के रूप में कक्षा थर्ड का गीत कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है। तो कौन सी प्रयोग की जा सकती है कि गलतियों को रेखांकित करना, जो गलतियां होती है उनको रेखांकित करना, उनके नीचे यानी उनको अंडरलाइन कर देना, और गलती की प्रकृति लिखकर, जो गलती है उसकी जो प्रकृति होती है, उसका जो नेचर है वो लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना चाहिए। जो शिक्षार्थी होते हैं, जो टीचर होते हैं, उन्हें सुधारने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 कि माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है। तो जो माध्यम है, जो मीडियम होता है, तो मीडियम की जो भाषा आपकी यानी मीडियम की जो भाषा होती है वो निपुणता विकसित करने के लिए जो घर की आपकी लैंग्वेज होते हैं, जो लोकल लैंग्वेज आपके होते हैं, उसका प्रयोग क्या करता है। तो उसका जो यूज होता है वो क्या करेगा, तो उसका यूज करता है एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकते हैं। प्रभावकारी रणनीति जो होते हैं वो सिद्ध आपकी हो सकते हैं। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 यानी लास्ट क्वेश्चन आपका है हिंदी का। क्वेश्चन नंबर 120 है कि भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है। जो भाषा का जो व्याकरण होता है, जो लैंग्वेज का जो ग्रामर है, वो सबसे अच्छा हम कब सीख सकते हैं। तो सबसे अच्छा कब सीखेंगे, जब पठन सामग्री या संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। अब आता है आपका नेक्स्ट जो अगला जो सेक्शन आपका आएगा, नेक्स्ट सेक्शन है आपका इंग्लिश का, लैंग्वेज सेकंड जो इंग्लिश आपका है। तो यहाँ भी आपके 130 क्वेश्चन जो होंगे, आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 2 पैसेज आपके आते हैं और 15 नंबर की इसमें आपकी पैडागोजी होगी, और 15 जो क्वेश्चन आपके हैं 15 मार्क्स जो अचीव कराएगा वो आपका पैसेज से आपके आते हैं। तो सबसे पहले इसमें चलिए लैंग्वेज हो, सेकंड है इंग्लिश, इसमें सबसे पहले आपका आता है पैसेज। तो पैसेज में आपको दिया गया डायरेक्शन आपको दी गई है, निर्देश दिया गया है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय चूजिंग द करेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो आपको पैसेज पढ़ना है, देन आपको एक सुटेबल जो आंसर होता है वो आपको लगाना है पैसेज पढ़ने के बाद। तो पहला आपका है कि एटलीस्ट अ थर्ड ऑफ द ice in the Himalayas and the Hindu Kush region will melt this century as temperature rise, disrupting river flow vital for growing crops from China to India, according to the scientists. A vast glacier make the Hindu Kush Himalaya HKH region, which is home to the world's highest peak, topped by Mount Everest and K2, a third pole behind Antarctica and Arctic region. They say global warming is on track to transform the freeze glacier.
covered mountain peaks of the HKH cutting across 8 countries to bear rocks in a little less than a century. Save Astor of the International Center for Integrated Mountain Development. Fourth आता है, the report by 210 author said that more than a third of the ice in the region will melt by 2107 if the government take tough action to limit global warming under the 2015 Paris Climate Agreement. The studies say that the thaw will disrupt rivers including the Yangtze, Mekong, Indus and the Ganga, where farmers rely on a glacier melt water in the dry season. About 250 million people live in the mountains and 1.65 billion in river valleys below. Sixth है कि changes in river flow could also harm hydro power production and cause more erosion and landslides in the mountains. तो अब आता है क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 121 है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली ये स्टेटमेंट है कि पैरा फर्स्ट डील्स विद द कॉज ऑफ द थाउ इन द हिमालयन रीजन। सेकंड स्टेटमेंट है कि पहला सेकंड जो पैराग्राफ सेकंड आपका था वो प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू डील विद द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। तो आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें चुनना है कि कौन सी इसमें जो स्टेटमेंट आपकी सही दी गई है। तो सही स्टेटमेंट आपकी जो ए है वो बिल्कुल सही है, बी आपकी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 122 कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अकॉर्डिंग यानी ऑथर के अकॉर्डिंग जो हिमालय या फिर हिंदू कुश रीजन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, इम्पोर्टेंट क्यों है ऑथर के अकॉर्डिंग, जो लेखक है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो ये इट हैज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट सपोर्टेड बाय एविडेंस इन द टेक्स्ट। तो एविडेंस यानी टेक्स्ट को लेकर जो एविडेंस नहीं है, ये आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 2015 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट विल रिड्यूस राइजिंग टेम्परेचर, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 123 का ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 है कि विच पैराग्राफ डील्स विद द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द थो इन द हिमालयन रीजन। ये आपका हो जाएगा पैराग्राफ फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट है 125 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड बेयर एज यूज इन द पैसेज, पैरा थर्ड। तो पैरा थर्ड में आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो इसके जो आएगा ये आपका आएगा नेक्ड, नेक्ड जो होता है ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 126 कि विच मेक द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट इन मीनिंग टू द। तो वर्ड जो है आपका हार्म, हार्म एज यूज इन द पैसेज। तो हार्म जो है वो पैसेज में आपका यूज किया गया है। तो इसके अपोजिट में जो पैरा 6 है उसमें कौन सा वर्ड आपका आ सकता है। तो कौन सा अपोजिट में विपरीत में जो इसका वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा, वो आता है आपका बेनिफिट, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट। यानी हार्म माने आपका हानि होता है और बेनिफिट माने लाभ आपका होता है। ऑप्शन सेकंड इसमें सुटेबल बैठेगा, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 127 विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। तो रिवर फ्लो डैश आपका दिया गया कि रिवर फ्लो आर वाइटल फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन जो वर्ड है जो वाइटल है ये आपका क्या होगा। तो ये वाइटल पूछा गया है कि वाइटल है क्या। तो जो वाइटल होगा ये आपका होता है एडजेक्टिव। क्या होगा एडजेक्टिव। तो ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 128 क्वेश्चन, इसमें विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। जैसे ए आपको जाएगा इफ वी विल बी, और बी है आपका लेट, सी दे विल, और डी है आपका बी एंग्री। तो कौन से में से इसमें आपका जो एरर है, तो एरर इसमें आपको बताना है। या एरर जो हो जाएगा आपका एरर है दे विल, एरर क्या है एरर जो है आपका इफ वी विल बी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो थर्ड आपका है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर, अब आपका जो क्वेश्चन है ये आपका हो गया। इसके बाद 129 क्वेश्चन आपका आएगा आगे। चलिए 129 जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया आपका द ऑथर डिसाइडेड टू शिफ्ट टू द माउंटेन बिकॉज। जो ऑथर है वो डिसाइड करता है, तो इसमें राइट हो जाएगा कि ही लव्ड माउंटेन्स एंड वांटेड टू डू हिज राइटिंग वर्क, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट है 130 क्वेश्चन व्हाट लिफ्टेड द राइटर्स ड्रॉपिंग स्पिरिट इन द डेजर्ट हीट। डेजर्ट हीट तो यह आपका एक सिंगल क्रूक्ड ट्री स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव इन द डेजर्ट, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131
द राइटर वाज फिल्ड विद लव एंड एडमिरेशन फॉर, तो जो राइटर है वो फील्ड करता है विद लव और एडमिरेशन, तो क्या करता है वो फील जो करा उसने क्या किया, तो 131 में इसका राइट आंसर हो जाएगा कि द स्मॉल क्रूक्ड ट्री स्टैंडिंग अलोन इन द डेजर्ट, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 132 कि द पैरा, जो पैराज आपने देखा, अ बिट ऑफ हेवन इन पैरा थर्ड मीन्स समथिंग, तो इसका जो मीनिंग होगा वो क्या आपका है, तो इसका अर्थ होता है रियली इंजॉयबल, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट 133 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज द सेम मीनिंग एज द वर्ड क्रूक्ड इन द पैसेज पैरा सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका ट्विस्टेड, क्या है आपका राइट आंसर ट्विस्टेड, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 134 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सडन एज यूज्ड इन द पैसेज पैरा थर्ड आपका है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें जो सही आपका है ग्रेजुअल, ऑप्शन नंबर सेकंड ग्रेजुअल जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 135 कि विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, तो जैसे इसमें आपको एरर कौन सा है, एरर जो होगा इसमें बैडली अफेक्टेड आपका है, एरर क्या है बैडली अफेक्टेड, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन आपका हो गया 135 तक हमने क्वेश्चन कर लिया। देन आता है 136 क्वेश्चन, 136 क्वेश्चन नंबर 136 है कि चोम्स्की प्रपोज द अजम्पशन दैट, जो चोम्स्की है वो प्रपोज करता है अजम्पशन, तो क्या अजम्पशन है कि चाइल्ड इज बोर्न विद इनिशिएट लैंग्वेज लर्निंग कैपेसिटी, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी फोकस ऑन, जो कोऑपरेटिव लर्निंग की जो स्ट्रेटजी होती है वो फोकस करते हैं, तो किस पर फोकस आपकी करते हैं, तो वो फोकस जो करेगी वो करता है कि स्टूडेंट हेल्पिंग वन अनदर टू लर्न, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर राइटिंग एज अ प्रोसेस, राइटिंग एज अ प्रोसेस, तो राइटिंग इज रिकर्सिव, तो राइटिंग कैसे है रिकर्सिव आपकी, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रिंट रिच इन्वायरमेंट इन अ क्लास, रिच इन्वायरमेंट इन अ क्लास, तो ये हो जाएगा आपका कि स्टूडेंट आर इनकरेज टू डू क्ले मोल्डरिंग एज अ फ्री प्ले एक्टिविटी, ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140 है कि द टर्म कंप्रेंसिबल इनपुट इन लैंग्वेज इज प्रपोज्ड बाय, तो ये हो जाएगा स्टेफन क्रिशन, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 141 इन लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग हुल लैंग्वेज इज ए एन, तो हुल जो लैंग्वेज है इज एन, ये हो जाएगा अप्रोच, ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142 स्कीमिंग इज रीडिंग अ टेक्स्ट टू, तो जो स्कीमिंग है वो रीडिंग टू टेक्स्ट, ये हो जाएगा गेट द जनरल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट आता है 143 क्वेश्चन कि रीडिंग अलाउड टू स्टूडेंट हेल्प्स इन, ये हो जाएगा कि बिल्डिंग द लर्नर्स वोकैबुलरी एंड इनहेंसिंग प्रोनाउंसिएशन, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 इसमें जो पियाजे थ्योरी एंड ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट सजेस्ट दैट लैंग्वेज इज लर्न थ्रो, तो जो लैंग्वेज लर्न थ्रो, तो ये आपका हो जाएगा कि एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट 145 है कि इन अ लैंग्वेज क्लासरूम टीचर फैसिलिटेट एंड मोटिवेट चिल्ड्रन टूवर्ड्स ट्रांसफर ऑफ कंसेप्ट एंड स्किल फ्रॉम होम लैंग्वेज टू लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एट स्कूल, दिस स्ट्रेटजी, जो ये स्ट्रेटजी होती है कौन सी स्ट्रेटजी आपकी है, तो ये स्ट्रेटजी आपकी होती है प्रोमोट्स लैंग्वेज लर्निंग, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 146 कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो NEP 2020 है वो फोकसेज ऑन, तो किस पर फोकसेज है, ये है आपकी कि फंडामेंटल जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 147 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्टोरी टेलिंग एज अ पेडागोजिकल टूल, इट हैज़ टू मेमोराइज द मोरल ऑफ द स्टोरी, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 148 क्वेश्चन कि इंटीग्रेशन ऑफ टॉय बेस्ड पेडागोजी इन लैंग्वेज लर्निंग कैन बी डन थ्रो, तो ये जो डन हुई किसके द्वारा, तो ड्रॉइंग द फेवरेट टॉय, ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल असेसमेंट एक्टिविटी फॉर असेसमेंट लर्नर्स लिसनिंग स्किल,
लिसनिंग स्किल, तो ये आपका कि रिटेलिंग द स्टोरी नरेटेड बाय द टीचर, ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन कि ए टीचर यूजेज मेनू कार्ड इन अ लैंग्वेज टास्क, दिस मेनू कार्ड, जो मेनू कार्ड है वो आपका कि इज एन ऑथेंटिक मटेरियल फॉर लैंग्वेज पेडागोजी, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। लास्ट क्वेश्चन आपका था 150 के 150 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, सारे सेक्शन, पांचों सेक्शन हमने कवर कर लिया है। पांचों सेक्शन के बाद चलिए, ये हमारा जो पेपर था 31 दिसंबर 2021 आपका पेपर था। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।